जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में जाना था और उनके इलेक्शन के प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम एक स्टेप और डिटेल में जाएंगे और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की छोटी छोटी चीज़ों को इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अगर देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। हमने जाना था कि इंडियन प्रेसिडेंट क्या है, उनका प्राइमरी ड्यूटी क्या है, कौन कौन प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल है और प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कौन वोट दे सकता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कौन वोट नहीं दे सकता है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का एक्चुअल प्रोसीजर क्या है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एमपीज एंड एमएलएस का वोट का वैल्यू क्या है और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और इतना ही नहीं, लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा जिसको जानकर आपको बहुत खुशी होगी। आपका भी दिल कहेगा कि काश मैं भी इंडियन प्रेसिडेंट होता। जानने के लिए अंत तक बने रहिए। स्टेट और यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड एमएलएस के वोट का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का जो पॉपुलेशन होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं इलेक्टेड एमएलएस का, उसका नंबर ऑफ सीट्स इंटू 1000 जो वैल्यू आता है उस वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन। तो हमारा एक एमएलएस का वोट का वैल्यू निकल जाता है। वहीं एमपीज के वोट का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया था। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसके एमएलएस का वोट का वैल्यू को सम कर दिया जाता है। तो जो वैल्यू निकल के आता है उस वैल्यू को हम लोग पार्लियामेंट में जितने इलेक्टेड एमपीज हैं, फिर चाहे वो लोकसभा में हो और राज्यसभा में, दोनों को मिलाकर जितने भी इलेक्टेड एमपीज हैं उस सब इलेक्टेड एमपीज के नंबर से जो हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक एमपीज का वोट का वैल्यू निकल जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। तो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट होल कंट्री को ट्रूली रिप्रेजेंट करे, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविजन दिए गए। फर्स्ट प्रोविजन ये कहता है कि जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं उसके रिप्रेजेंटेशन में भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं उन सबको जो है एक पैरामीटर पर जज किया जाना चाहिए और उस पैरामीटर का सिलेक्शन इस तरीके से हो कि सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को फेयर वेटेज मिले। इस चीज को इंश्योर करने के लिए उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जितनी पॉपुलेशन है और वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली में जितना नंबर ऑफ सीट्स है उसके रेशियो को बेस माना गया। अगर आपको ये चीज अभी क्लियर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग इस चीज को जब एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे। सेकेंड प्रोविजन ये कहता है सारा स्टेट्स एक तरफ और यूनियन एक तरफ, इसके बीच में भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए स्टेट्स का टोटल वोट जितना होता है सेंटर को भी उतना ही वोट दिया है। चलिए इस सिंपल मैथमेटिक्स को हम लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 के डेटा के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले स्टेट्स के एमएलएस की बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए सभी 28 स्टेट्स और उसके साथ बस 3 यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इनके एमएलए जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के टोटल 4122 एमएलए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए एक्चुअल में एलिजिबल है। यह नोट कीजिएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नॉमिनेटेड एमएलए को और लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉमिनेटेड या इलेक्टेड एमएलसीज को काउंट नहीं किया गया है। तो अंडर नॉर्मल सिचुएशन जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए टोटल 4122 एमएलए ही एलिजिबल है। बट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 टोटल 97 एमएलए वोटिंग के लिए डिस्क्वालीफाइड। सो टोटल एमएलए जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 में वोट डाला था उसकी संख्या 4122 माइनस 97 इक्वल टू 4025। वो मेंबर जो डिस्क्वालीफाइड थे उसके दो रीजंस थे। पहला, जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, इसीलिए वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व थी और इस वजह से ही वहां के टोटल 90 एमएलए जो है उन सभी को डिस्क्वालीफाइड माना गया। सेकेंड, 4 स्टेट्स में से टोटल 7 सीट्स वैकेंट थी, जिसमें से गुजरात से 4, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल से एक सीट वैकेंट थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैकेंट सीट्स को भी डिस्क्वालीफाइड कंसीडर किया जाता है, इसलिए इस 90 + 7 और 97 सीट्स को डिस्क्वालीफाइड माना गया। अब पार्लियामेंट के एमपीज की बात करते हैं। राज्यसभा के 245 में से 233 इलेक्टेड एमपीज और लोकसभा के 550 में से 543 इलेक्टेड एमपीज ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड एमपी जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं कर सकते। सो टोटल नंबर ऑफ एमपी जो अंडर नॉर्मल सिचुएशन प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं उसकी संख्या जो है 233 + 543 इक्वल टू 776 होती है। बट इन 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन
राज्यसभा के 233 एमपीज में से 5 एमपीज की सीट्स वेकेंट, जिसमें से 4 जम्मू एंड कश्मीर से थे क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, और 1 सीट त्रिपुरा से वो वेकेंट थी। इसलिए देखा जाए तो राज्यसभा से बस 228 एमपी जी हाँ वोटिंग के लिए अलाउड। सो टोटल एमपी जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 में वोट डाला था उसकी संख्या जो है 543 प्लस 228 इक्वल टू 771। इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स की संख्या 4025 एमएलए प्लस 771 एमपी इक्वल टू 4796 थी। अब बात करते हैं इन सब इलेक्टर्स के वोट के वैल्यू के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेट्स के एमएलए के वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो वो डिपेंड करता है इस बात पर कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है और उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ सीट्स उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी को अलोकेट किए गए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा करंट पॉपुलेशन 8 करोड़ है। अभी एक्चुअली मुझसे 3 टाइम्स ज्यादा ही है, बट फिलहाल एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। और वहां पर जो है टोटल नंबर ऑफ एमएलए की संख्या जो है 403 है। तो इस केस में एक एमएलए के वोट का वैल्यू होगा 8 करोड़ डिवाइडेड बाय 403 इंटू 1000 इक्वल टू, मतलब हमारा 8 करोड़ को 4,03,000 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमारा वैल्यू निकल के आता है 198। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के एक एमएलए के वोट का वैल्यू 198। वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये तो हमने समझ लिया। अब ये जानते हैं कि वो प्रत्येक स्टेट के लिए वोट का वैल्यू वेरी क्यों करता है। इसका सिंपल सा रीजन है कि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन वेरी करती है और वहां नंबर ऑफ एमएलए के सीट्स भी अलग अलग नंबर्स में। इस वजह से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के एमएलए के वोट्स का वैल्यू वेरी करता है। वोट का वैल्यू निकालने के लिए ये सिस्टम इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि हर एक इलेक्टर ट्रूली अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पीपल को रिप्रेजेंट करे। हर एक इलेक्टर एक अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और सारा इलेक्टर मिलकर होल कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अभी जब हमने पॉपुलेशन की बात की, आपको लग रहा होगा कि इसके लिए करंट सेंसस या लास्ट सेंसस को एज ए रेफरेंस यूज किया जाता होगा, बट you will be surprised to know that this is not the case. According to 84th Amendment Act of 2001, इलेक्टोरल कॉलेज का वोट का वैल्यू निकालने के लिए ईयर 1971 के सेंसस को ही एज ए रेफरेंस माना जाएगा और ये प्रैक्टिस ईयर 2026 तक चलेगा। इसका मतलब ये कि ईयर 2026 तक जितने भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे उन सभी इलेक्शंस में 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जो पॉपुलेशन होगी उसी डेटा को एज ए रेफरेंस यूज किया जाएगा। और 2026 के बाद जब भी हमारा सेंसस होगा, जैसे कि 2031 में हमारा सेंसस होने वाला है, तो 2031 के बाद जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा उसमें तब जाके जो है 2031 के सेंसस को एज ए रेफरेंस यूज किया जाएगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 में किस किस स्टेट के एमएलए का वोट का वैल्यू कितना था आप इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी उसी पॉपुलेशन को रेफरेंस मानकर ही सभी वोट का वैल्यू निकाला गया। अगर आप टेबल देखेंगे तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश का वैल्यू ऑफ वोट 208 पर एमएलए है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद सेकेंड हाईएस्ट झारखंड एंड तमिलनाडु का 176 है, फिर महाराष्ट्र का 175 एंड बिहार का 173 है। वहीं लोएस्ट वोट वैल्यू की बात करूं तो सिक्किम का सबसे लोएस्ट 7 था, फिर सेकेंड लोएस्ट में अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम का 8 था। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के टोटल वैल्यू ऑफ वोट की बात करूं तो सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के एमएलए का वोट का वैल्यू ऐड करने के बाद जो टोटल वैल्यू आता है वो आता है 5,43,231। बट जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें से 7 एमएलए के सीट्स वेकेंट थी, इसलिए उन एमएलए के वोट का वैल्यू डिडक्ट कर दिया गया था। सो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 में स्टेट साइड से टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स जो है 5,42,291। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एमपीज के वोट का वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं उनके सभी एमएलए का वोट का जो वैल्यू होता है उसका सम वैल्यू को हम लोग पार्लियामेंट के जितने इलेक्टेड एमपी है उससे डिवाइड कर देते हैं। आपको ये भी याद होगा कि स्टार्टिंग में हमने 2 प्रोविजन डिस्कस किया था, जिसका सेकंड प्रोविजन ये कहता था कि सारा स्टेट्स एक तरफ और यूनियन एक तरफ, इसके बीच में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए स्टेट्स का टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स जितना होता है सेंटर को भी उतना ही वैल्यू ऑफ वोट्स दे दिया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए सेंटर के सभी एलिजिबल एमपीज का टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स भी 5,43,231 ही होगा।
साथ ही हमने ये भी देखा था कि सेंटर साइड से जो टोटल एलिजिबल एमपी जो अंडर नॉर्मल सिचुएशन वोट डाल सकते थे उसकी संख्या 776 थी। तो इस केस में अगर हम जो है पार्लियामेंट के एक एमपीज का वोट का वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 5,43,231 को 776 से डिवाइड कर देना होगा। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आता है वो वैल्यू आता है 700। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्टेड एमपी जो प्रेजेंट के इलेक्शन में वोट कर रहे हैं उनका उसमें से एक एमपी का वोट का वैल्यू जो है 700 होगा। अब चूंकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि राज्यसभा में से टोटल 5 एमपी का सीट्स वेकेंट था, तो टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल एमपी जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 में वोट डाला था उसकी संख्या जो बस 771 ही थी। सो इस केस में जो है सेंटर साइड से टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स वो चेंज हो जाएगा। उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हमें 771 इंटू 700 जो कि हमारा वैल्यू ऑफ वोट है एक एमपी, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल वैल्यू ऑफ वोट जो हमारा निकल के आता है वो आता है 5,39,700। अगर हम इलेक्टोरल कॉलेज के जितने मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स का टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स का हम बात करें तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हम स्टेट्स का जितना वैल्यू ऑफ वोट्स है और सेंटर का जितना वैल्यू ऑफ वोट्स उसमें हम दोनों को सम कर देंगे। सो स्टेट से जो वैल्यू ऑफ वोट्स था 5,42,291 प्लस सेंटर साइड से जो था 5,39,700, इसको दोनों को सम करके हमारा वैल्यू निकलता है 10,81,991। इसका मतलब कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोट जो कास्ट किए जा सकते थे उसकी संख्या 10,81,991। आप इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 में 10,81,991 वोट्स में से 10,72,377 वोट्स ही डाले गए और 99.12% मतदान हुआ था। इसमें से 10,56,980 वोट्स ही वैलिड थे और इस 10,56,980 वोट्स में से हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैम ने 6,76,803 वोट्स सिक्योर किया था जो कि वैलिड वोट्स का 64.03%। और वहीं श्री यशवंत सिन्हा जी जो यूनाइटेड अपोजिशन के कैंडिडेट थे उन्होंने 3,80,177 वोट सिक्योर किया था जो कि वैलिड वोट्स का 35.97%। और इस तरीके से हमारी द्रौपदी मुर्मू मैम वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गई। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो। ऐसे ही इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स चीजों को डिटेल में समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने किसी फ्रेंड्स के साथ जो इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। वेट, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने एक इंटरेस्टिंग चीज की बात की थी, वो भी बाकी की। बस इलेक्शन जीत लेने से कोई भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे प्रेसिडेंट पोस्ट की शपथ भी लेनी पड़ती है। प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट पोस्ट का शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है दिलवाता है। और अगर मान लीजिए वो एब्सेंट है, वो नहीं है, तो उसके एब्सेंस में जो है सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो है प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाता है। आपके मन में ये जरूर चल रहा होगा प्रेसिडेंट हमारे देश का फर्स्ट सिटीजन है, उसका शपथ समारोह कैसा होता होगा, बाकी लेजिस्लेटर्स के शपथ ग्रहण से इसमें अलग क्या होता है। प्रेसिडेंट की ओथ सेरेमनी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में ही होती है क्योंकि यहीं पर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने दिसंबर 96 से जनवरी 1950 तक बैठकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हमें सौंपा। सेरेमनी से पहले पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल को सजाया जाता है, कारपेट बिछाए जाते हैं, वहां पर जो है इंपॉर्टेंट लोगों के लिए सीटिंग होती है और फूलों से पूरे सेंट्रल हॉल को सुंदर किया जाता है। समारोह के लिए सभी इंपॉर्टेंट और खास मेहमानों को इन्विटेशन दिया जाता है, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स, जजेस, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स और विदेशों से आए हुए मेहमान, इन सभी को बुलाया जाता है। आउटगोइंग प्रेसिडेंट और न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट एक बारात के साथ राष्ट्रपति भवन से पार्लियामेंट हाउस आते हैं। उनके साथ प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। पार्लियामेंट के गेट पर वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा के स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर रिसीव करते हैं। मिलिट्री बैंड बजाती है बैकग्राउंड में और उन सभी डिग्निटरीज को विथ रिस्पेक्ट सेंट्रल हॉल लाया जाता है। सभी मेंबर्स अपनी अपनी सीट ग्रहण करते हैं। फिर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वह स्टेज पर आते हैं, वह न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को बुलाते हैं और वो उनको ओथ दिलाते हैं और हमारा न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो ओथ को रिपीट करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वह फेथफुली अपने ऑफिस को एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को संभालेंगे और ये प्रॉमिस करते हैं वह खुद को इंडियन पीपल के सर्विस और वेलबींग के लिए डेडिकेट करेंगे। जैसे ही ओथ पूरी होती है पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। नए प्रेसिडेंट जो है अपना पहला स्पीच देते हैं।
यह स्पीच काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट बताते हैं कि वो देश के बारे में क्या सोचते हैं और वो कौन से वैल्यूज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर उनका सम्मान किया जाता है, नेशनल एंथम जन गण मन बजाया जाता है, फिर 21 गन सैल्यूट दिया जाता है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एक स्पेशल ऑनर है। ये सब समारोह होने के बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वह आर्म फोर्सेस की गार्ड ऑफ ऑनर को इंस्पेक्शन भी करती है एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। लास्ट में हमारे प्रेसिडेंट जो है उसी बारात में पार्लियामेंट हाउस से और राष्ट्रपति भवन वापस जाते हैं, बट इस बार जो वह देश के ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन चुके हैं। वीडियो खत्म करने से पहले ये बताता हूँ कि अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, कितने टाइप्स के पावर्स हैं और वो उन पावर्स से क्या क्या कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लेट्स कमेंट लिखिए, और अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स है तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल पर्सनली आंसर ईच ऑफ योर क्वेरीज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।